हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसे हम लोग चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं। चार ग्रुप कौन कौन से हैं? सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो पहले हम लोग देखेंगे टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अ टेंस is any form of a verb which allows you to show the time during which an or any action has taken place। मतलब टेंस वह क्रिया या वह शब्द है, वर्ब मतलब वर्क, वर्क मतलब क्रिया, क्रिया वो शब्द है जो कि किसी सेंटेंस में काम के होने के समय का हमें आभास कराता है, उसे हम लोग टेंस कहते हैं। अब इसके पहले पार्ट में आएंगे। पहला पार्ट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, पहले मैं इसे बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट उसे कहते हैं जो कि तत्काल प्रभाव में जो काम चल रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग चार तौर पर, चार प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। रूटीन एक्शन जिसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं रेगुलर एक्शन, मतलब जो रेगुलर या नियमित तौर पर हम लोग करते हैं। जैसे आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ रोज़ जाता हूँ, मैं यहाँ से रोज़ जाता हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ। आई कम हेयर डेली, आई गो एवरीवेयर एवरी डे। ऐसे ही जो काम हम लोग नियमित तौर पर करते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमित कार्य के रूप में बदल सकते हैं, या नियमित कार्य के रूप में हम लोग उसे देखते हैं। दूसरा एक्शन क्या होता है? इरेगुलर एक्शन। ठीक है, जिसमें अनियमित कार्य, जो कि अनियमित तौर पर होता है, प्रेजेंट में ही आता है लेकिन वो अनियमित तौर पर होता है। जैसे अर्थक्वेक कम इन जापान, मतलब ये कार्य अनियमित है, इसका कोई निर्धारित, ये मतलब ये एक तरफ से देखें तो ये निर्धारित नहीं है ये कब होगा, ये अनियमित तौर पर इसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानते हैं। तीसरा क्या है? हैबिट, आदत। ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, ही स्लीप्स। किसी व्यक्ति विशेष के आदत को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं, उसे इस तरह से लिखते हैं। और चौथा और आखिरी आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य। द सन राइजेस इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो कि सत्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट्स की कमेंट्री भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। मतलब न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट्स की कमेंट्री जो होती है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पीएम साइंस अ डील, पीएम गोज। वैसे ही मतलब न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होते हैं जो कि तत्काल प्रभाव में प्रेजेंट टेंस का हम लोग को बोध करवाते हैं, उसी तरह क्रिकेट में जो कमेंट्री होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। मतलब जैसे हम लोग कमेंट्री देखते हैं सचिन ने एक ज़ोरदार छक्का मारा, तो वो हम लोग प्रेजेंट टेंस में लेंगे। एक नोट है जिसे हम लोग देखेंगे, निकट भविष्य में या निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। मतलब भविष्य में, या मतलब आज में, या आज के दिन में, या कल के दिन में कोई भी कार्य हम लोग प्लान कर चुके हैं या हम लोग निर्धारित कर चुके हैं कि वो कार्य हम लोग करेंगे, तो उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। मतलब प्रधानमंत्री चाइना के लिए अगले हफ्ते जाएंगे। तो ये हमारा पूर्व निर्धारित है, मतलब हम लोग निर्धारित कर चुके हैं, तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में लेंगे। अब इसमें फॉर्मूला क्या क्या आता है? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल हो।
उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, डू नॉट या डोंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं तो डू सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो डू सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह डोंट वाले में भी डोंट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस या ई एस का यूज़ होगा और साथ में ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर हो तो। वैसे ही नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डज नॉट या डजेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। जैसे क्वेश्चन अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसके साथ डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसी तरह नेगेटिव क्वेश्चन अगर यूज़ करेंगे तो डज और डजेंट का यूज़ करेंगे, वही यही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वॉट ही नोज़ अबाउट यू, वॉट ही नोज़ अबाउट यू, ये गलत होगा। कैसे? अगर हम लोग उसको हिंदी में अनुवाद करें, वॉट ही नोज़ अबाउट यू, वह क्या जानता है तुम्हारे बारे में। ठीक है। लेकिन अगर उचित तौर पर इंग्लिश में लिखे दे तो उसमें डज ही नो का प्रयोग होगा। उसी तरह व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है, ये सही तरीका होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज़ अबाउट यू। ठीक है, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पहले सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग क्वेश्चन के रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है। पहले सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन के रूप में लिए जा रहा है, अतः व्हाट को हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो व्हाट होगा, ये जो व्हाट है इसको क्वेश्चन फॉर्म में हम ले लेंगे। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, हम लोग देखेंगे। दूसरे सेंटेंस में व्हाट को हम लोग कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मतलब दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ये एक वाक्य और ये एक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट में हम लोग सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग ना करके क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म हम लोग का सही पड़ेगा। सेंटेंस फॉर्म में हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन एक तरफ से देखें तो ये सेंटेंस भी सही रहेगा। अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जो कार्य खत्म हो चुका वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब वह कार्य जो पहले खत्म हो चुका है उसे हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। डिड नॉट की जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे, इट्स टाइम यू शुड स्टडी। क्या ये सही है? बताइए। नहीं, ये गलत है। सही तरीका होगा इट्स टाइम यू स्टडी, मतलब ये समय है जो तुमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे इट्स टाइम टू स्टडी। ठीक, यहाँ पे हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किए हैं, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए हैं, क्योंकि इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हुआ। इट्स टाइम के बाद टू का हम लोग यहाँ प्रयोग किए हैं। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू डू कम हेयर एवरी डे। यहाँ कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सही है। दूसरा सेंटेंस है, ही डिड मेक अ मिस्टेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। एक नोट है जिसे आप लोग आराम से समझिएगा कि सामान्यतः एक वाक्य में डू, डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं किया जाता। ठीक है, डू, डज और डिड का जो प्रयोग है ये डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब है, जो कि पॉजिटिव रूप में हर वाक्य में नहीं हो सकता।
लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो, एक मिनट, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू, डज एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसा वाक्य में मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर वाले सेंटेंस में किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि अगर भूतकाल में समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव केम यस्टरडे, यस्टरडे भूतकाल हो गया। ठीक है, पास्ट टेंस में अगर समय का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन हैव का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हैव का यहाँ, सॉरी, यहाँ हैव का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे कर देंगे आई हैव केम यस्टरडे। ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यहाँ पे कर देंगे, सेकंड फॉर्म के साथ यहाँ पे कर देंगे आई हैव केम यस्टरडे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल, मतलब जो कार्य भविष्य में होगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। मतलब फ्यूचर टेंस में जो भी कार्य होगा उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आई शैल मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलूंगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट शैल विल नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, तब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में नहीं। ठीक है, उसी तरह अगर वुडेंट और शैलेंट का अगर यूज़ होगा तो सब्जेक्ट शैलेंट या वोंट या वुडेंट, जो भी हम लोग नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शैल विल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की तरह पे इसको यूज़ करेंगे। उसी तरह शैल विल सब्जेक्ट नेगेटिव कर देंगे तो नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ही हम लोग नेगेटिव नॉट का यूज़ करेंगे हर जगह। उसी तरह शैलेंट वोंट के साथ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग करते रहेंगे। कि शैल विल का प्रयोग मोडाल्स के विस्तार के साथ दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पहला वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे। वीडियो में जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे। आगे की वीडियोस नोटिफिकेशन के तौर पर आप लोग को बता दी जाएगी। इसके बाद हम लोग टेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ आज हम लोग सिंपल पढ़ ही चुके हैं, सिंपल वाला फॉर्म पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।